हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जहां आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे IBPS RRB PO क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 40 क्वेश्चंस पर। कंप्यूटर एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। जीए की बात करें तो कैंडिडेट्स को काफी डर लगता है कि जीए में अच्छा स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वही मेंस के पेपर में कंप्यूटर अवेयरनेस के सेक्शन में अगर हम बात करें तो यहां पर 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और अगर 35 प्लस क्वेश्चंस आपने सही कर लिए तो काफी पैनिक आपका दूर हो जाएगा, यानी सिलेक्शन के बेहद करीब आ जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं आरआरबी पीओ हो या क्लर्क हो, इसमें आपको सिर्फ पेपर क्रैक ही नहीं करना होता है। सिर्फ आपको ये नहीं कि आप सेक्शन क्लियर कर लें, बल्कि मेरिट में आने के लिए आपको बढ़िया स्कोर भी करना पड़ता है। और वहीं पर कंप्यूटर आपको एक एज प्रोवाइड करेगा उस कट ऑफ तक पहुंचने के लिए। तो अगर वाकई में आप चाहते हैं कि ये 2024 आपका सिलेक्शन ईयर बने, तो कंप्यूटर पर अभी से फोकस करना शुरू करिए। क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स गलती क्या करते हैं, एग्जाम प्री क्लियर होने के बाद कंप्यूटर अवेयरनेस के सेक्शन में आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन अब कंप्यूटर का लेवल इतना आसान नहीं है। आप जानते हैं यहां पर कंप्यूटर का जो लेवल है वो टफ हो चुका है। कैंडिडेट्स को 20 से 25 क्वेश्चन सही करने में भी काफी दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप सही से पढ़ेंगे, स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, तो आप कंप्यूटर में 35 प्लस क्वेश्चंस को आराम से सही कर सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं आज के सेशन में कि आउट ऑफ 40 आप कितना स्कोर करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो सेम टू सेम रहेगा। जितना आप यहां स्कोर कर पाएंगे उतना ही एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जो लेवल होगा वो सेम टू सेम होगा। तो चलिए हैव अ लुक और देखते हैं कितना स्कोर करते हैं आज के सेशन में। मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आज के सेशन में आपका स्कोर कितना रहा। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ सर कैसे तैयारी करें कंप्यूटर में ताकि बढ़िया स्कोर हो, कंप्यूटर का टफ से टफ क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व कर पाए, तो आंसर है कॉन्सेप्ट। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, उन पर बेस्ड एमसीक्यूज लगाए हुए हैं और पीडीएफ से आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो ये बेस्ट तरीका है कंप्यूटर को कवर करने के लिए। साथ ही साथ मॉक टेस्ट की मदद से आपको एक एज भी प्रोवाइड होता है। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो आपको रिवीजन भी करने होंगे लगातार एग्जाम तक। भले ही आप 40 to 45 मिनट्स पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ना होगा कंप्यूटर, तभी जाकर इसमें आप बेटर स्कोर कर पाएंगे। इसके लिए आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। IBPS RRB PO क्लर्क फुल कंप्यूटर कोर्स कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ और मॉक टेस्ट के साथ में 15 मार्च से शुरू हो चुका है। कहां आपको ये मिलेगा? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन पर आपको ऐप इंस्टॉल करनी होगी, फिर वहां से आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिस पर डायरेक्टली क्लिक करके आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या ये कोर्स सफिशिएंट है? 100%। इसके बाद आपको किसी दूसरी बुक या वीडियो को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आज के सेशन की दोस्तों बात करें तो प्रीवियस वाले क्लास यानी डे 1 में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जिसका आंसर आप सभी ने सही दिया। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ड 2021 डॉक्यूमेंट? MS वर्ड 2021 दस्तावेज में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? हम जानते हैं जितने भी नए वाले वर्जन्स हैं उनमें बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट है वो कौन सा है? कैलिब्री। और कितने पॉइंट के साथ में? 11 पॉइंट के साथ में कैलिब्री बनता है सही आंसर MS वर्ड 2021 के सेंस में। क्लियर है? लेकिन अगर पुराने वाले वर्जन की बात करें तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्या था? टाइम्स न्यू रोमन 12 पॉइंट के साथ में, यानी जो फॉन्ट का साइज था वो 12 पॉइंट था और जो फॉन्ट का नाम था वो क्या था? टाइम्स न्यू रोमन। वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बताइए इसका आंसर। द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर द क्लास A IP एड्रेस इज। क्लास A IP एड्रेस के लिए जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा? आप जानते हैं
डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्किंग का मतलब होता है आईपी एड्रेस को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना। जब हम एक बड़े आईपी एड्रेस को टुकड़ों में यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं सबनेट मास्क। क्लास ए में एक बार 255 होगा, क्लास बी में 2 बार 255 होगा, क्लास सी में 3 बार 255 होगा, और इसी तरीके से आप सबनेट मास्क को कैलकुलेट यानी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्लास ए के केस में 255 यानी 255 कितनी बार होगा? एक बार। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 255.0.0.0। अगर 255.255.0.0 की बात करें, ये क्लास बी का है, और 255.255.255 इसकी अगर बात करें तो ये क्लास सी को डिफाइन करता है। क्लियर है? वेरी गुड। वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस हैज हाउ मेनी बिट्स? आईपी पते के संस्करण 6 में कितनी बिट होती हैं, मुझे बताइए। आप सब जानते हैं कि आईपी एड्रेस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। IPv4 एड्रेस और IPv6 एड्रेस, ये दो तरीके के आईपी एड्रेस होते हैं। IPv4 32 बिट का होता है, वहीं IPv6 128 बिट का एड्रेस है, यानी 128 बिट का एड्रेस है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 128 बिट। वहीं अगर मैक एड्रेस की बात करें तो वो 48 बिट का एड्रेस बनता है। तो IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट और मैक एड्रेस 48 बिट का एड्रेस है। वेरी गुड। डैश इज अ फिजिकल लेयर नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट अ सीरीज ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कह रहा है? एक भौतिक परत नेटवर्क उपकरण है जो लोकल एरिया नेटवर्क की एक श्रृंखला को जोड़ता है। हमने जैसे ही क्वेश्चन में देखा फिजिकल लेयर, हम समझ गए ये क्वेश्चन किसका है? OSI मॉडल का। OSI मॉडल की जो पहली लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर, और हम जानते हैं कि फिजिकल लेयर में कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस काम करती है? बिल्कुल सही, हब और रिपीटर। इसका मतलब आंसर या तो हब होगा या रिपीटर होगा। क्या यहां पर हब दिया है? जी हां। क्या यहां पर रिपीटर दिया है? जी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो गया दैट इज हब। हब का काम क्या होता है? नंबर ऑफ लैन को कनेक्ट करना, जबकि रिपीटर का काम क्या होता है? सिग्नल की लेंथ को इंक्रीज करना बिना उसके डिग्रेड हुए, बिना सिग्नल्स के डिग्रेड हुए। दैट इज द वर्किंग ऑफ क्या? रिपीटर। वेरी गुड। तो रिपीटर और हब में डिफरेंस तो पता चल गया, और यह भी पता हमें चल गया कि हब और रिपीटर फिजिकल लेयर पर काम करते हैं, लेकिन डेटा लिंक लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है? स्विच और ब्रिज। नेटवर्क लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है? दैट इज राउटर। तो जितनी भी OSI मॉडल हैं, इन पर कौन कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं, अगर ये आपको पता होगा तो क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आप दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट ट्रांसलेट आईपी एड्रेस इनटू मैक एड्रेस? आईपी पते को मैक पते में अनुवाद करना ये किसका काम है? हम जानते हैं कि आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों अलग अलग होते हैं। आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, मैक एड्रेस को हार्डवेयर एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस नेटवर्क का एड्रेस होता है, यानी कंप्यूटर की पहचान नेट में कैसे करें, इंटरनेट पर कैसे करें, इसके लिए आईपी एड्रेस का यूज होता है। जबकि फिजिकल एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर कहलाता है मैक एड्रेस, जो कि NIC कार्ड के ऊपर मेंशन होता है। तो आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज होगा? वेरी गुड, एंड द आंसर इज ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। बाकी क्यों नहीं? DNS का काम क्या होगा? किसी भी आईपी एड्रेस को या किसी भी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम होता है किसका? DNS का। कोई भी, जितने भी दुनिया में डोमेन नेम हैं, जैसे facebook.com, google.com, इन सबको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कौन करेगा? DNS। HTTP क्या है? बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट, बैकबोन ऑफ द इंटरनेट, HTTP। DHCP क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका मेन काम क्या है? आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक असाइन करना, दैट इज वाया DHCP।
RARP क्या है? ARP का ठीक उल्टा, दैट इज रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, इन नेटवर्किंग व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राउटर? नेटवर्किंग में राउटर का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन, यानी इसका मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सारे राउटर के फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन इनमें से मेन फंक्शन कौन सा है? बताइए। कनेक्ट डिवाइसेस विद इन दी सेम नेटवर्क, सेम नेटवर्क में डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए तो हम राउटर का यूज भी कर सकते हैं, ब्रिज का यूज भी कर सकते हैं, यानी यहां पर राउटर भी सही होगा और ब्रिज भी सही होगा। फिल्टर एंड फॉरवर्ड पैकेट बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क में पैकेट्स को भेजने का काम, फिल्टर करना और फॉरवर्ड करने का काम, जी हां। मैनेज नेटवर्क सिक्योरिटी, राउटर कई हद तक सिक्योरिटी को भी मैनेज करता है, यह बात भी सही है। असाइन आईपी एड्रेस डायनेमिकली, और आईपी एड्रेस यानी राउटर का काम आईपी एड्रेस को असाइन करना भी होता है, यह बात भी सही है। लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि मेन फंक्शन राउटर का क्या होता है? रूट प्रोवाइड करना, एक रास्ता प्रोवाइड करना पैकेट्स को डिलीवर करने के लिए, क्योंकि इंटरनेट पर जो भी डेटा है वो किस फॉर्मेट में जाएगा? पैकेट्स के फॉर्मेट में। और फिल्टर एंड फॉरवर्ड दी पैकेट्स बिटवीन दी डिफरेंट नेटवर्क, यही मेन काम होता है किसका? राउटर का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, व्हाट डज NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन डू इन नेटवर्किंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपको मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन मिलता होगा, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बैंकिंग का। नेटवर्किंग में NAT यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का क्या कार्य होता है? अब सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि NAT की फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करता क्या है? प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस से मैच करता है। ये मैचिंग का काम क्या होता है? पहले तो आप इसका सही आंसर देखिए, मैप द प्राइवेट आईपी एड्रेस टू पब्लिक आईपी एड्रेस। ये काम कैसे करेगा जरा समझिए। जब आप कोई इंटरनेट लगवाते हैं, जब आप कोई राउटर लगवाते हैं या कोई ब्रॉडबैंड सर्विस लगवाते हैं अपने घर में, तो क्या होता है? जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो एक आईपी एड्रेस असाइन करता है आपके राउटर को, और आपका जो राउटर है वो कनेक्ट होता है कंप्यूटर से, किसी लैपटॉप से, किसी डिवाइस से, जो उसको आईपी एड्रेस असाइन करेगा। तो इसका मतलब हो क्या रहा है? पहले आईपी एड्रेस राउटर को असाइन किया जा रहा है और वो आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर को असाइन किया जा रहा है। तो इसका मतलब NAT क्या करता है? प्राइवेट आईपी एड्रेस को मैच करता है किससे? पब्लिक आईपी एड्रेस से। जो राउटर का एड्रेस है और जो आपके कंप्यूटर का नेटवर्क का एड्रेस है, उनको आपस में मैच करने का काम किसका होगा? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का। तभी इंटरनेट आपके कंप्यूटर पर चलेगा, तभी इंटरनेट यानी नेटवर्क में आपके कंप्यूटर की एक यूनिक पहचान बन पाएगी। नेक्स्ट, इन नेटवर्किंग व्हाट डज द टर्म पिंग रेफर्स टू? नेटवर्किंग में पिंग शब्द का क्या तात्पर्य है? नेटवर्किंग में हम लोग जानते हैं कि कई बार जब इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता है, जब नेट नहीं आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं? पिंग का यूज करते हैं और ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर है। कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से प्रॉब्लम है, ड्राइवर की प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है? तो जब हम पिंग कमांड टाइप करते हैं तो वहां पर हमें यह पता चल जाता है कि पैकेट लॉस हो रहे हैं या नेटवर्क प्रॉपर है या नहीं। तो इट मींस नेटवर्किंग में पिंग शब्द का तात्पर्य है टेस्टिंग द नेटवर्क कनेक्टिविटी। नेटवर्क कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए पिंग का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, डैश कन्वर्ट अ सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। कह रहा है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करने का काम किसका है? एडिटर का, लोडर का, लिंकर का, कंपाइलर या असेंबलर? हम जानते हैं सोर्स कोड क्या होता है। वो कोड जो एक प्रोग्रामर लिखता है उसे सोर्स कोड बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट कोड का मतलब होता है मशीन कोड 0-1 के फॉर्मेट में। तो हमारे द्वारा लिखा गया कोड ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में कौन कन्वर्ट करेगा?
या कंपाइलर या इंटरप्रेटर? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में किसका यूज होगा, कंपाइलर का या इंटरप्रेटर का। तो क्या क्वेश्चन में कंपाइलर कहीं दिया है ऑप्शन में? जी हां। क्या इंटरप्रेटर दिया है? जी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज कंपाइलर। कंपाइलर ही कन्वर्ट करेगा सोर्स कोड को किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में। नेक्स्ट, लेयर 5 ऑफ ओएसआई मॉडल इज, ओएसआई मॉडल की परत 5 कौन सी है? हम जानते हैं ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। अगर इन लेयर्स की बात करें तो 5वीं लेयर कौन सी है, सेशन लेयर। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। तो 5th लेयर कौन सी हो गई, दैट इज कॉल्ड सेशन लेयर। नेक्स्ट, मैक एड्रेस इज रिटन इन विच फॉर्मेट, मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? हम जानते हैं मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, दैट इज 48 बिट का। मैक एड्रेस को किस नाम से जानते हैं, फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर। मैक एड्रेस लिखा कहां पर होता है, एनआईसी कार्ड के ऊपर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर। और मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में होगा, तो आंसर है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, यानी 4th ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पे काम करती है? हम जानते हैं कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर। रजिस्टर के बाद कौन सी है, कैशे। कैशे के बाद कौन सी है, रैम। और कैशे मेमोरी किस प्रिंसिपल पर काम करती है, कॉम्प्रेशन नहीं, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। बिल्कुल सही, यानी सेकंड इज द राइट वन, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब हम कैश मेमोरी में डेटा को तभी लेकर आते हैं जब उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। वो डेटा जो बार बार हमें चाहिए, उस डेटा को कैश मेमोरी में रखते हैं, और जब उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए तो उसे कैश मेमोरी से बाहर निकाल देते हैं। जब रिक्वायरमेंट होगी डेटा को तो ही कैश मेमोरी में रखेंगे, और जब रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो कैश मेमोरी से हटा देंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे सपोज करिए कि आपको लगता है कि आज पूरे दिन में आपको रीजनिंग पढ़नी है, तो आप क्या करेंगे, अपने आसपास रीजनिंग की बुक्स, रीजनिंग की पीडीएफ, रीजनिंग के नोट्स रखेंगे, और बाकी सारे मैथ्स, कंप्यूटर, जीए, है ना, इन सब की जितनी भी बुक्स होंगी उनको अलग कर देंगे। इसी को बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। और ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि सिस्टमैटिक वे में पढ़ने में जो मजा है ना, वो हैब्सर्ड वे में पढ़ने में मजा नहीं है। तो आपने सिस्टमैटिक तरीके से उन बुक्स को रख लिया जिनको आपको पढ़ना है। ऐसे ही कंप्यूटर भी करता है, जिन फाइल्स की रिक्वायरमेंट उसको बार बार होती है उनको वो अपने पास रख लेता है कैश मेमोरी में, और जब उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है तो कैश मेमोरी से उठाकर उस डेटा को रैम में रख देता है। जब रिक्वायरमेंट होगी रैम से ले लेगा, जब रिक्वायरमेंट खत्म तो रैम को दे देगा। और इसी प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। सर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कैश मेमोरी एक कैसी मेमोरी है, टेम्परेरी। इसका साइज क्या है, कम। कम साइज होने की वजह से इसमें किसी भी आइटम को परमानेंट स्टोर करके नहीं रखते। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि कैश मेमोरी कैसी है, नॉन वोलाटाइल इन नेचर। नहीं, दैट इज वोलाटाइल इन नेचर मींस टेम्परेरी इन नेचर, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस 8-bit कोड कॉल्ड EBCDIC? अगेन फेमस क्वेश्चन। किस प्रकार का कंप्यूटर EBCDIC नामक 8-bit कोड का उपयोग करता है? EBCDIC का मतलब एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये एक तरीके का बाइनरी कोड ही होता है जो कि 8-bit का होता है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो है EBCDIC। ये होता क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स? बड़े बड़े डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, रेलवे, बैंक जैसे बड़े बड़े डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जिन कंप्यूटर्स का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। लेकिन आजकल के टाइम पर
मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की जगह पर हम किसका यूज कर रहे हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग का, यानी जीमेल का या ऐसी सर्विसेज का जो क्लाउड पर डेटा को स्टोर कर रही हैं, जैसे Amazon वेब सर्विस, गूगल वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज, जो कि नेट पर, इंटरनेट पर डेटा को यानी क्लाउड पर डेटाबेस को स्टोर करती हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ 9th रो एंड 6th कॉलम इन MS Excel 2019 या 2021? MS Excel 2019 या 2021 में 9वीं पंक्ति और 6th कॉलम का पता क्या होगा? हम जानते हैं एक्सेल में सबसे पहले हम कॉलम को रखते हैं, फिर रो को रखते हैं। कॉलम को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, रोज को नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले 6 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, और 6 को अल्फाबेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? F, और रो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर्स में, यानी 9। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? F9। समझ में आया? 6 को क्या बोल सकते हैं? F, ABCDEF, F हो गया, और रो क्या है? 9। F9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सी है? कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब जो रिलायबल हो, जो डेटा को भेजने के बाद में एक्नॉलेजमेंट जनरेट करे, जो कि ये कहे कि आपका डेटा सक्सेसफुल डिलीवर हो गया, दैट इज कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की कैटेगरी में कौन सी प्रोटोकॉल आएगी? बिल्कुल सही, आपकी पार की नजर और निर्मासु पर। द करेक्ट आंसर इज TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। जबकि कनेक्शन लेस की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? UDP और IP। UDP यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या है? कनेक्शन लेस है। कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस में क्या डिफरेंस है? कनेक्शन ओरिएंटेड ये गारंटी लेता है कि आपका डेटा सामने वाले ने रिसीव कर लिया। कनेक्शन लेस क्या करता है? ये गारंटी नहीं लेता कि आपका डेटा सामने वाले ने रिसीव किया या नहीं किया। सर इसका एग्जाम्पल बताइए। आइए, जब आप कोई व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं तो क्या होता है? सर अगर उसका नेट बंद हो तो सिंगल टिक आता है, जैसे ही सामने वाले का नेट खुल जाता है, वो मैसेज को देखता है तो डबल टिक हो जाता है, और जब वो सीन कर लेता है तो वो डबल टिक ब्लू टिक में कन्वर्ट हो जाता है, जहां हमें यह पता चलता है कि सामने वाले पर मैसेज पहुंच गया, उसने रीड भी कर लिया, और फिर रिप्लाई नहीं आया तो हम समझ जाते हैं कि उसका रिप्लाई नहीं आया, है ना? ऐसे ही तो होता है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। लेकिन कनेक्शन लेस का मतलब क्या है? जब आप किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं तो क्या आपको यह कंफर्म होता है कि जो बात हम कर रहे हैं उस तक पहुंच रही है? कभी कभी डेटा लॉस भी तो हो जाता है। कभी आप हेलो हेलो करते रहते हैं, सामने वाला भी हेलो हेलो करता रहता है। ये कनेक्शन लेस है, जहां आपको ये फुल गारंटी नहीं है कि आपका जो डेटा है वो सामने वाले तक पहुंच रहा है या नहीं, वो कनेक्शन लेस है। लेकिन जहां पर गारंटी है कि डेटा सामने वाले तक पहुंच रहा है, वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड में TCP आती है, जबकि कनेक्शन लेस में दो प्रोटोकॉल्स आती हैं, एक UDP और IP। याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच मेमोरी यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर? कौन सी मेमोरी ट्रैक और सेक्टर की अवधारणा का उपयोग करती है? ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें ट्रैक और सेक्टर्स का यूज होता है? जी हां, दैट इज हार्ड डिस्क। जब भी हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं, हम ट्रैक्स की बात करते हैं, हम सेक्टर्स की बात करते हैं, हम क्लस्टर्स की बात करते हैं, हम सिलेंडर्स की बात करते हैं, हम मैग्नेटिक डिस्क की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की दोस्तों बात करें तो यहां पर डेटा जहां पर स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हार्ड डिस्क का वो कौन सा हिस्सा है जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेक्टर। हार्ड डिस्क की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द हार्ड डिस्क इज कॉल्ड ट्रैक। ट्रैक और सेक्टर में डेटा को स्टोर करना, ये किसका काम है? हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क की स्पीड को किसमें मेजर करते हैं? RPM, रेवोल्यूशंस पर मिनट में। पहली हार्ड डिस्क किस कंपनी ने बनाई? IBM।
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। और सबसे फेमस क्वेश्चन, डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड। किसी भी डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना क्या कहलाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। जब हम किसी भी डेटा को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट करना, यानी फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइस इज वेरी मच सिमिलर इन टर्म्स ऑफ स्पीड टू कैशे मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है? हमने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि जब भी एग्जाम में कैश मेमोरी क्वेश्चन में दिया हो तो आंसर क्या होगा? एस रैम होगा, यानी स्टैटिक रैम होगा। ऐसा क्यों? आइए डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि रैम 2 तरीके की होती है, नहीं, रैम 3 तरीके की होती है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम और एसडी रैम। जहां पर अगर हम बात करें कैश मेमोरी की, तो कैश मेमोरी को बनाते हैं किसकी मदद से? स्टैटिक रैम की मदद से। तो आंसर क्या होगा? स्टैटिक रैम। नेक्स्ट, फ्रॉम व्हाट लोकेशन आर दी फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन बूटअप। बूटअप पर प्रथम कंप्यूटर निर्देश किस स्थान से उपलब्ध होते हैं? मुझे बताइए, कंप्यूटर में बूटिंग करने के लिए कौन सी मेमोरी मदद करती है? कंप्यूटर को बूट यानी ऑन करने के लिए कौन सी ऐसी मेमोरी है जो सबसे ज्यादा मदद करती है? इंस्ट्रक्शंस को लोड करती है, इंस्ट्रक्शंस को आदेश देती है कि लोडिंग का काम शुरू करो, बूट करने का काम शुरू करो। बिल्कुल सही, एंड दैट इज कॉल्ड रोम। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? रीड ओनली मेमोरी बायोस, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। जब कभी भी एग्जाम में बूटिंग की बात की जाएगी, जब कभी भी बूटिंग में कौन सी मेमोरी हेल्प करती है इसके बारे में पूछा जाएगा, तो आंसर हमेशा क्या होगा? रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। रोम ही मेमोरी को यह आदेश देती है, कंप्यूटर को आदेश देती है कि आप अपनी फाइल्स को लोड करना शुरू करें और यूजर को एक वेलकम स्क्रीन शो की जाए। तो यह काम किसका है? रोम का, जिसे रोम बायोस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पावर पॉइंट व्यू। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट दृश्य नहीं है? हम जानते हैं कि एमएस पावर पॉइंट में टोटल नंबर ऑफ व्यूज कितने होते हैं? 8, 5 + 3 प्रेजेंटेशन व्यूज और मास्टर व्यूज को मिला के। इनमें से कौन सा व्यू नहीं है? पेज व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू या नोट्स मास्टर? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज पेज व्यू। पेज व्यू हमारा कोई व्यू नहीं होता, जबकि स्लाइड सॉर्टर व्यू है, नॉर्मल व्यू भी होता है, आउटलाइन व्यू भी होता है और नोट्स मास्टर भी होता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू कौन सा होता है? जिसकी मदद से सारी स्लाइड्स को एक साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू। नॉर्मल व्यू, जिसमें हम स्लाइड को एडिट करते हैं, बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल व्यू। आउटलाइन व्यू, जिसमें हम हेडिंग्स को डिफाइन करते हैं, आउटलाइन व्यू। नोट्स मास्टर व्यू, जिसमें हम नोट्स को लिखते हैं, कुछ नोट्स को अपनी तरफ से फ्रेम करते हैं ताकि प्रेजेंटेशन के दौरान उस नोट्स को पढ़ पाएं। ऐसे व्यू को बोलते हैं नोट्स मास्टर व्यू। नेक्स्ट, अब यहां पर मैंने आपको दिखा भी दिया है कि पावर पॉइंट व्यूज में टोटल नंबर ऑफ व्यूज टैब में कितने गिवन हैं? 8, 5 + 3। 5 प्रेजेंटेशन व्यूज हैं, जबकि 3 आपके मास्टर व्यूज हैं। प्रेजेंटेशन व्यूज कौन कौन से हैं? नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू। जबकि मास्टर व्यू आपके कौन कौन से हैं? स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। क्लियर? वेरी गुड। डैश इज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड वर्जन ऑफ द एमएस ऑफिस सूट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का सदस्यता आधारित संस्करण कौन सा है? ऐसा आपको सब्सक्रिप्शन बताना है जो कि ऑनलाइन बेसिस पर होता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो एक बार आपने पेमेंट कर दी, फिर सब चीजें आपको उसी के अंदर मिल रही हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। और ये है आपका कौन सा? ऑफिस 365, जिसे माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से भी जाना जाता था।
नाउ इट इज कॉल्ड एज ऑफिस 365। तो करेक्ट आंसर होगा ऑफिस 365। ये है आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑनलाइन वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस सूट। नेक्स्ट, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू एक्सेस द बूट मेन्यू इन विंडोज। विंडोज में बूट मेन्यू तक पहुंचने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जानते हैं F8 की मदद से हम बूट मेन्यू को ओपन करते हैं या सेफ मोड में कंप्यूटर को ओपन कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा F8। एडवांस्ड बूट ऑप्शन, सेफ मोड के द्वारा भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। कैसे? जब कंप्यूटर हमारा बूट हो रहा होता है उस समय हमें F8 दबाना होता है और F8 दबाने पर क्या होगा? एडवांस बूट ऑप्शन अवेलेबल होगा और इसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में ओपन कर पाएंगे। सर ऐसा करते क्यों हैं? कई बार क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर आपका या लैपटॉप जो होता है वो करप्ट हो जाता है। करप्ट होने का मतलब कि जब आप उसको ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑन ही नहीं होता, या ऑन होता है बंद हो जाता है, ऑन होता है बंद हो जाता है। तो इसके दौरान क्या किया जाए? आप कंप्यूटर को ऑन करने की कोशिश करिए और जैसे ही बूट होने लगे उसी समय F8 की को प्रेस करिए। जब आप F8 की को प्रेस करेंगे क्या होगा? एडवांस बूट ऑप्शन अपीयर होगा। सेफ मोड पर क्लिक करिए। जब सेफ मोड सिलेक्ट करके आप एंटर करेंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक रिपेयर करेगा, अपने आप को रिपेयर करेगा और उसी को बोलते हैं क्या? सेफ मोड। नेक्स्ट, हाउ मेनी पिन्स इन PS2 पोर्ट्स आर देयर। PS2 पोर्ट में कितनी पिन होती हैं? हम जानते हैं पहले के समय में जो पोर्ट यूज होता था माउस और कीबोर्ड के लिए वो था आपका PS2 पोर्ट। ये क्वेश्चन आएगा जरूर। पुराने वाले समय में जो पोर्ट यूज होता था माउस एंड कीबोर्ड के लिए, गोल वाला पोर्ट, दैट इज कॉल्ड PS2 पोर्ट। और PS2 पोर्ट में टोटल नंबर ऑफ पिन्स कितनी होती थी? आंसर इज 6 पिन्स। 2 ऊपर 2 नीचे 2 साइड में, 2 ऊपर 2 नीचे 2 साइड में। जो माउस के लिए PS2 पोर्ट है वो आपका ग्रीन कलर का है और जो आपका कीबोर्ड के लिए PS2 पोर्ट था वो ब्लू कलर का था। तो ये कलर भी याद रखिएगा कि ब्लू है पानी पानी पानी, यानी ब्लू वाला जो है वो किसके लिए है? कीबोर्ड के लिए, और जो ग्रीन वाला है वो किसके लिए है? माउस के लिए। नेक्स्ट, विच प्रोवाइड द फास्टेस्ट डेटा एक्सेस टाइम। सबसे तेज डेटा एक्सेस समय कौन प्रदान करता है? इसका मतलब सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है ना? क्वेश्चन को पलट दिया, पूछने का तरीका बदल लिया, लेकिन क्या आंसर डिफरेंट होगा? जी नहीं। हम जानते हैं कि जब भी क्वेश्चन में फास्टेस्ट मेमोरी की बात की जाएगी आंसर क्या होगा? रजिस्टर। है ही नहीं, कोई बात नहीं। कैशे मेमोरी होगा? है ही नहीं, कोई बात नहीं। रैम होगा? जी हां, मिल गया रैम, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वन। तो आंसर हो जाएगा रैम। तो जब भी फास्टेस्ट डेटा एक्सेस टाइम की बात हो, फास्टेस्ट मेमोरी की बात हो, तो हम ऑप्शन में क्या ढूंढेंगे? रजिस्टर नहीं मिलेगा, कैशे नहीं मिलेगा, रैम। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ। फ्लैश मेमोरी किससे बनी होती है? हमने आपको रोम पढ़ाते समय यह बात बताई थी कि रोम आपकी 4 प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम और फ्लैश मेमोरी। ईईपी रोम की जब भी हम बात करते हैं, या मास्क रोम भी होती है ना, मास्केबल रोम जिसको बोलते हैं। जब भी हम फ्लैश मेमोरी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी? ईईपी रोम की, क्योंकि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसी का एडवांस फॉर्म है फ्लैश मेमोरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ईईपी रोम, यानी ऑप्शन नंबर 4। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसी का फास्टेस्ट मोड या इसी का एडवांस मोड इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में किसको किसको रखते हैं? 3 डिवाइसेस को रखते हैं फ्लैश मेमोरी में। कौन कौन सी? पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव फ्लैश मेमोरी है, और मेमोरी कार्ड फ्लैश मेमोरी है। तो कई बार यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फ्लैश मेमोरी कौन सी नहीं है, या इनमें से फ्लैश मेमोरी कौन सी है? तो पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी होगी, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव ये फ्लैश मेमोरी होगी, और मेमोरी कार्ड ये भी फ्लैश मेमोरी होगी। लेकिन क्यों?
क्यों इन 3 डिवाइसेस को ही फ्लैश मेमोरी में काउंट करते हैं? रीजन नंबर 1, क्योंकि इनको बनाने के लिए नैंड गेट का यूज करते हैं, जो कि एक प्रकार का यूनिवर्सल गेट है। और फ्लैश मेमोरी हम उसी को बोलते हैं जिसमें डेटा को रिमूव करना काफी आसान होता है। तो पेन ड्राइव, एसएसडी और मेमोरी कार्ड, इन तीनों को यूनिवर्सल गेट की मदद से बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड नैंड गेट। और यहां पर डेटा को रिमूव करना यानी इरेज करना और रीराइट करना काफी आसान होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट, which of these folder in Gmail contains the email which are composed but not sent? Gmail में इनमें से किस फोल्डर में ईमेल शामिल है जो लिखे गए लेकिन भेजे नहीं गए? ऐसे मेल्स जिनको टाइप किया गया लेकिन सेंड नहीं किया गया उन्हें क्या बोलते हैं? बताओ। अगर आपने लिख के रख लिया लेकिन सेंड नहीं किया तो वो आपको ड्राफ्ट में मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्राफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3। अनसेंड मेल भी बोलते हैं कि बिना सेंड किए गए मेल कहां मिलते हैं? ड्राफ्ट में। ऐसा क्यों करते हैं हम? सपोज करिए कि हमें मेल कल भेजना है लेकिन हमें मालूम है कि कल समय नहीं होगा हमारे पास, तो हमने पहले से ही उसको ड्राफ्ट करके रख लिया, फिर अगले दिन उसको भेज दिया, है ना। ये हम कर सकते हैं, शेड्यूल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? कंप्यूटर को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? फिशिंग से, डीओएस अटैक से, रैंसमवेयर से, स्टॉकिंग से या ट्रोजन हॉर्स से? सभी से लग रहा है ना। कंप्यूटर को सबसे ज्यादा खतरा सभी से है, लेकिन थ्रेट का मतलब नुकसान। बहुत बड़ा खतरा किससे है? डीओएस अटैक से, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक से। क्यों? आइए डिस्कस करते हैं। ये डीओएस अटैक क्या होता है? ये अटैक काम करता है सर्वर को हैंग करने के लिए। डीओएस अटैक का मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब आपने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा, हमने मना कर दिया, ये क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे का रीजन, एक स्टूडेंट अगर क्वेश्चन पूछता तो मैंने आंसर कर देना था, लेकिन अगर 1,00,000 लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, 1,000 स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो मैं क्या करूंगा? मैं हैंग हो जाऊंगा कि मैं पहले किसका आंसर करूं, तुम्हारा करूं या तुम्हारा करूं। तो मैं कहूंगा मैं किसी का भी नहीं करता। यह है डिनाइल ऑफ सर्विस। ऐसे ही सर्वर के साथ किया जाता है। सर्वर का काम क्या होता है? रिस्पॉन्स करने का, लेकिन एक रोबोट के द्वारा सर्वर पर इतनी रिक्वेस्ट डाली जाती है कि वो सर्वर अपनी काम को बंद कर दे, वो डिनाई कर दे काम करने से। और जब भी ऐसा होता है कि सर्वर हैंग कर जाता है, वो डिनाई कर देता है, तब हैकर क्या करता है? उस सर्वर को हैक कर लेता है। तो सबसे पहले तो उस पर वो अनगिनत रिक्वेस्ट भेजेगा और वेट करेगा उसके हैंग होने का। जैसे ही सर्वर हैंग होगा वो उसको हैक कर लेगा, और इस टेक्निक को क्या बोलेंगे? डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी डीओएस अटैक, है ना। थ्रेट, सबसे बड़ा नुकसान। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस 129.6.8.4 इज ऑफ फॉलोइंग क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। कह रहा है ये जो आईपी एड्रेस है ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है? कैसे पता लगाएंगे? अगर आपको क्लास ए बी सी डी ई इन सबके आईपी एड्रेस याद होंगे, इनकी रेंज याद होगी कि कौन सा क्लास किस रेंज को डिनोट करता है, तो आप बता पाएंगे कि क्लास ए 0 से लेकर 127 तक होती है, क्लास बी 128 से शुरू होकर और कहां पर एंड होती है? 191 पर, क्लास सी 192 से 223, क्लास डी 224 से 239 और क्लास ई 240 से 255। अब 129 पहली वाली ऑक्टेट को देखिए। पहली ऑक्टेट क्या है? 129। 129 किसकी रेंज में आ रही है? 128 से 191 की रेंज में, यानी 128 से 191 की रेंज में। तो ये हो जाएगा क्लास बी का आईपी एड्रेस। क्या क्लास ए का आईपी एड्रेस की जो रेंज है वो 0 से 127 ही होती है? जी हां, कई बार आपको 0 से 126 भी मिलेगी लिखी हुई, लेकिन 127 ये रिजर्व होता है लूप बैक एड्रेस के लिए। 127.0.0.1
विच इज रिजर्व फॉर द लूप बैक एड्रेस। लेकिन ये जो 127 है ये भी किसकी है, क्लास ए में। तो लूप बैक एड्रेस भी किस में आता है, क्लास ए में ही आता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच पेरिफेरल पोर्ट प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट थ्रूपुट टू लेजर प्रिंटर। कौन सा पेरिफेरल पोर्ट लेजर प्रिंटर को सबसे तेज थ्रूपुट प्रदान करता है, RS-232, SCSI, पैरेलल, सीरियल या HDMI। हम जानते हैं जब भी हम प्रिंटर के रिगार्डिंग पोर्ट की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा, या तो USB पोर्ट होगा जो कि आजकल यूज होता है, या पुराने वाले समय का पैरेलल पोर्ट होगा। क्या USB पोर्ट ऑप्शन में है, जी नहीं, तो आंसर क्या बनेगा, पैरेलल पोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो प्रिंटर के केस में हमेशा प्रिंटर की बात करें या स्कैनर की बात करें, इन दोनों की बात जब भी हम करेंगे तो आंसर क्या होगा, पैरेलल पोर्ट। लेकिन अगर माउस की बात करेंगे, कीबोर्ड की बात करेंगे, तो पहले समय में जो पोर्ट यूज होता था वो कौन सा था, सीरियल पोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट, टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन MS Excel वी प्रेस डैश। MS Excel में एक नई वर्कशीट को डालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं एक्सेल शीट में कई सारी वर्कशीट्स को ऐड कर सकते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 एंड सो ऑन। कैसे, शिफ्ट F11 की मदद से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, शिफ्ट F11 इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए एक नहीं बल्कि दो शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ F11 का यूज भी कर सकते हैं, या फिर ऑल्ट शिफ्ट और F1 का यूज भी कर सकते हैं। तो ये दोनों कीज आपको याद होनी चाहिए, ये दोनों शॉर्टकट कीज याद होनी चाहिए टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन MS Excel। क्लियर है। नेक्स्ट, बाय यूजिंग द डैश वी कैन सी ऑल स्लाइड एट वंस इन पावर पॉइंट। डैश का उपयोग करके हम पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं। अगर हमें पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को एक साथ देखना है, मिनिएचर के फॉर्म में या थंबनेल के फॉर्म में छोटी छोटी स्लाइड्स देखनी है, तो हम किसका यूज करेंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू का, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। स्लाइड सॉर्टर व्यू को थंबनेल व्यू के नाम से भी जानते हैं या स्मॉल मिनिएचर आइकन्स के नाम से भी जानते हैं। छोटी छोटी स्लाइड्स एक साथ अगर हमें देखनी है स्क्रीन के ऊपर तो दैट इज कॉल्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट, विच इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू में प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, हम जानते हैं प्रेजेंटर व्यू क्या होता है। प्रीवियस सेशन में आपको बताया था वो व्यू जिसमें आप करंट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड और नोट्स, ये तीनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटर व्यू। और प्रेजेंटर व्यू को करने की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस F5। क्या है दोस्तों, ऑल्ट प्लस F5। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि ऑल्ट प्लस F5 इज यूज्ड फॉर विच पर्पस इन MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में ऑल्ट प्लस F5 का यूज किस पर्पस से करते हैं, तो आंसर है फॉर प्रेजेंटर व्यू, प्रेजेंटर व्यू के लिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी व्यूज आर अवेलेबल अंडर व्यूज टैब इन MS वर्ड 2021। MS वर्ड 2021 में व्यूज टैब के अंतर्गत कितने व्यूज उपलब्ध हैं। अगर यही क्वेश्चन पावर पॉइंट में पूछा जा रहा होता तो आंसर हो जाता 8, 5 + 3 = 8, 5 प्रेजेंटर व्यू है ना, और 3 आपके मास्टर व्यू। प्रेजेंटेशन और मास्टर व्यू मिला के कितने हो गए, 8। लेकिन अगर ये क्वेश्चन MS वर्ड में पूछा जाएगा कि टोटल व्यूज कितने हैं, तो आंसर क्या होगा, 5। टोटल 5 व्यूज आर देयर। कौन कौन से, रीड मोड, प्रिंट लेआउट मोड, वेब लेआउट मोड, आउटलाइन और ड्राफ्ट। तो MS वर्ड की जब भी बात होगी तो व्यू टैब के अंदर जैसे ही हम व्यू टैब पर जाएंगे MS वर्ड में तो हमें मिलेगा क्या, यहां पर साइड में व्यूज का ऑप्शन, व्यूज है, शोज है, जूम है, और हमें जैसे ही व्यूज में देखेंगे तो हमें 5 तरीके के व्यूज मिल रहे हैं। रीड करने के लिए रीड मोड, प्रिंट करने के लिए प्रिंट लेआउट, वेब
यानी ब्राउजर पर देखने के लिए वेब लेआउट, आउटलाइन अगर ड्रॉ करनी है तो आउटलाइन मोड, सेव करके रखना है तो ड्राफ्ट मोड, है ना। ये 5 तरीके के मोड्स अवेलेबल हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट, मेक द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड लोअर केस एंड द रेस्ट ऑफ द लेटर इन अपर केस इज कॉल्ड। प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को लोअर केस और शेष अक्षर को अपर केस में बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? सेंटेंस केस, लोअर केस, टॉगल केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड या नन ऑफ दीज। हम जानते हैं कि अगर पहला लेटर छोटे से लिखें और बाकी लेटर कैपिटल से, क्या कभी हम ऐसा लिखते हैं? नहीं, कभी नहीं। लेकिन अगर ऐसा लिखें तो इसे क्या बोलते हैं? टॉगल केस। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। टॉगल केस का मतलब देखिए, पहला लेटर हमने टी किससे लिखा? छोटे से। बाकी OGGLE किससे लिखा? कैपिटल से। सेम सी हमने छोटे से लिखा, ASE किससे लिखा? कैपिटल से। तो पहला लेटर स्मॉल, बाकी लेटर बड़े, दैट इज कॉल्ड टॉगल केस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से किसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं माना जाता? रियल टाइम का मतलब जो समय पर काम ना करे, रियल टाइम का मतलब जो समय पर काम करे, लेकिन आपको बताना क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम को फॉलो नहीं करता। रियल टाइम का यूज कहां कहां किया जाता है? सर्वर में, नासा में, ATM मशीन्स में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें काम की बहुत वैल्यू है, टाइम की बहुत वैल्यू है। रोबोट्स के सेंस में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज। तो एम्बॉस रियल टाइम है, VX वर्क्स रियल टाइम है, लाइनक्स OS रियल टाइम है, विंडोज रियल टाइम नहीं है। तो आंसर क्या होगा? विंडोज इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, whereas VX वर्क्स, लिंक्स, एम्बॉस, LYNX ये सारे आपके क्या हैं दोस्तों? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, which of the following is an example of an absolute cell reference in MS Excel 2021? निम्न में से कौन सा MS Excel 2021 में एक पूर्ण सेल संदर्भ का उदाहरण है? बताइए। हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेल शीट में कि सेल रेफरेंसिंग 3 तरीके की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। सेल रेफरेंसिंग का मतलब रोज या कॉलम्स को लॉक करने के लिए हम सेल रेफरेंसिंग का यूज करते हैं, और यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर। हम जानते हैं कि सेल रेफरेंसिंग के केस में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन सा होता है? जहां रो को भी लॉक किया जाता है और कॉलम को भी, यानी रो से पहले भी डॉलर का साइन और कॉलम से पहले भी डॉलर का साइन। तो क्या कहीं पर 2 डॉलर के साइन दिख रहे हैं? जी हां, ऑप्शन नंबर 3 $A $9 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। समझ में आया? वेरी गुड। With a Google Workspace account, you can send up to dash messages per day within the Gmail email link. Very, very important question. Google Workspace खाते से आप Gmail ईमेल सीमा के भीतर प्रतिदिन डैश तक संदेश भेज सकते हैं। कितने संदेश? Google Workspace का मतलब पेड अकाउंट की मदद से। Google Workspace क्या है? पेड अकाउंट। तो पेड अकाउंट की मदद से आप एक दिन में कितने मेल भेज सकते हैं? 2000, यानी 2000 इज दी करेक्ट वन। लेकिन अगर फ्री की बात हो रही होती, अगर फ्री जीमेल अकाउंट की बात हो रही होती तो ये लिमिट 500 की होती, क्योंकि यहां पर बात जो हो रही है वो पेड की हो रही है। गूगल वर्कस्पेस क्या है? पेड वन, और पेड के केस में ये लिमिट कितनी है? 2000, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, in dash protocol the mail content can be read partially before it is downloaded into the system. डैश प्रोटोकॉल में मेल सामग्री को सिस्टम में डाउनलोड करने से पहले आंशिक रूप से पढ़ा जा सकता है। जब मेल हमारे पास में आता है जीमेल के केस में, तो क्या उस मेल को हम पढ़ सकते हैं बिना पूरा ओपन किए? जी हां, कुछ हद तक तो पढ़ सकते हैं। उसका सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं बिना ओपन किए, बिना क्लिक किए। उसकी कुछ कुछ बॉडी भी कभी कभी पढ़ सकते हैं, है ना। अगर सब्जेक्ट नहीं मेंशन है तो कुछ चीजें हमारी ऑटोमेटिक
बॉडी की दिखाई देने लगती हैं। ये किसकी मदद से पॉसिबल है? इस केस में कौन सी प्रोटोकॉल काम कर रही है? IMAP, POP3, माइम, SMTP या STTP? करेक्ट आंसर इज मेल कंटेंट को एक्सेस करने की बात हो रही है, यानी आंसर या तो POP3 होगा या IMAP होगा। बात हो रही है डाउनलोड करने से पहले पढ़ने की, तो आंसर क्या होगा? नॉर्मल जो हम लोग करते हैं जीमेल के केस में, याहू मेल के केस में, यानी द आंसर इज IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेल क्या हम पार्शियली रीड कर सकते हैं? जी हां। किसकी मदद से? IMAP की मदद से, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, व्हाट इज द इनिशियल रिलीज डेट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365? माइक्रोसॉफ्ट 365 की प्रारंभिक रिलीज तिथि क्या है? माइक्रोसॉफ्ट 365 जिसे ऑफिस 365 के नाम से भी जानते हैं, ऑनलाइन या सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस ऑफ MS ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट 365 कब रिलीज किया गया? 2011 में। लेकिन वो डेट क्या रही? 28 जून 2011, 28 जून 2011 को माइक्रोसॉफ्ट 365 लॉन्च किया गया, यानी रिलीज किया गया। नेक्स्ट, विच फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम इन एक्सेल? एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय वापस करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? अगर हमें डेट और टाइम रिटर्न करना है एक्सेल में, यानी अभी की डेट और आज का अभी का समय ये रिटर्न करना है, तो किसका यूज करेंगे? नाउ फंक्शन का। मैंने कैसे आपको याद करवाया था? एक नाव में दो लोग बैठकर जाएंगे और वो दो लोग कौन है? डेट और टाइम। तो जब कभी भी डेट और टाइम दोनों की बात की जाएगी तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नाउ फंक्शन। नेक्स्ट, इन ब्राउजर टोटल डैश कुकीज आर अलाउड? ब्राउजर में कुल कितनी कुकीज की अनुमति है? हम जानते हैं कुकीज का मतलब क्या है, कि जब भी हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं और वेबसाइट हमारी सारी एक्टिविटी को कैप्चर कर लेता है, दैट इज कॉल्ड कुकीज। कि हमने किस पर क्लिक किया, क्या शॉपिंग करी, क्या शॉपिंग नहीं करी, ये सारी एक्टिविटी किस में ट्रैक हो रही हैं? कुकीज में। सेंड कौन करता है? कुकीज। सर्वर। स्टोर कहां पर होती है? ब्राउजर यानी क्लाइंट के पास। और बिना हमारी इंफॉर्मेशन के सर्वर हमें देता है और बिना हमारी इंफॉर्मेशन के उसको ले लेता है ना, दैट इज कॉल्ड कुकीज। लेकिन एक ब्राउजर में कुल कितनी कुकीज अलाउड है? 300। 300 से ज्यादा कुकीज अलाउड नहीं है। तो आंसर क्या होगा? 300 कुकीज आर अलाउड इन अ ब्राउजर, दैट इज द टोटल नंबर। तो ब्राउजर में कुल 300 कुकीज की अनुमति ही पॉसिबल है, इससे ज्यादा नहीं। तो इसी के साथ 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा, विच लैंग्वेज डज MS वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोज? IBPS का वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन। मैक्रोज बनाने के लिए MS वर्ड किस भाषा का उपयोग करता है? मैक्रोज का मतलब रेपिटेटिव टास्क को अगर हमें रिकॉर्ड करना है वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में, तो हम मैक्रोज का यूज करते हैं। लेकिन मैक्रोज को क्रिएट करने के लिए किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, यह आपको बताना है। C++, जावा, विजुअल बेसिक, सी या पाइथन? अगर पता है तो बताइएगा जरूर। कैसा लगा आपको यह सेशन? पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर आपका वीक है, अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर में आप थोड़ी सी मेहनत और करके बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, बढ़िया से नोट्स बनाइए, उन नोट्स को रिवाइज करिए, सारे वीडियोस को देखिए, PDF से रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, फिर देखिए कंप्यूटर कैसे आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने में मदद करता है। और हमारा भी यही मकसद है कि कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएं, है ना, ताकि जो आपका फाइनल का रास्ता है, जो सिलेक्शन का रास्ता है, उसको आप अचीव कर पाएं। तो कोर्स से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और फिर वहां पर IBPS RRB PO क्लर्क का जो कोर्स आपको दिख रहा होगा उसको ज्वाइन कर लीजिए।
और वहां पर जितनी वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट हैं उनको पढ़ना शुरू करिए। फिर आप देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कैसे बूस्ट होता है। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कॉन्फिडेंस लेवल क्या बूस्ट हो रहा है मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।